मुझे ये वाली लाइन इस गाने की बड़ी पसंद है। हुक्म चलाऊंगी मैं, आंख दिखाऊंगी मैं। वो तो पसंद आएगी भाभी, अभी आप जिठानी जो बनने वाली है। हाँ वो तो है, मैं जिठानी बनने वाली हूँ। इस घर में अब सबसे बड़ी बहू बन जाऊंगी मैं। लगता है भाभी पूरी प्लानिंग करके बैठी है। सोनाली को तो डरना पड़ेगा अब भाभी से। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। अरे ताई जी को तो तुम जानती हो कैसी है वो। जब मैं इस घर में नई नई आई थी ना, तब सास से ज्यादा वो हुक्म चलाती थी मुझ पर। अब मैं उससे छोटी कुछ कह भी नहीं पाती थी, सारा काम मुझसे करवाती और खुद बस आराम करती रहती थी। अरे माँ जी, आपको लगता है कि मैं सोनाली के साथ ऐसा कुछ कर सकती हूँ? मैं तो उसे छोटी बहन की तरह रखूंगी, हम दोनों मिलकर सारा काम संभालेंगे। हाँ बहू, मैं तो बस तुझे बता रही थी कि पहले की जिठानियां कैसी होती थी। अरे माँ, पहले की क्या, मेरी जेठानी तो अभी भी वैसी ही है जैसा आप बता रही हैं। लेकिन हम देवरानी हैं, छोटे हैं, तो कुछ बोल भी नहीं सकते, बस चुपचाप सुन लेते हैं। नहीं नहीं, मैं तो सोनाली को बिल्कुल छोटी बहन की तरह रखूंगी। मैं उसे ये कहने का मौका बिल्कुल नहीं दूंगी कि मेरी जिठानी भी बाकी जिठानियों की तरह है। भाभी, अब वो तो देखना पड़ेगा आपकी और आपकी देवरानी की कितनी बनती है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि हम देवरानी जेठानी कम, बहनें ज्यादा बनकर रहे। सोनाली अपनी सहेली कोमल से बात कर रही है। अरे जेठानी तो यही कोशिश करेगी कि तू उसकी पकड़ में रहे। अरे कैसी बात करिए तू, जैसे तू मुझे जानती नहीं है। मैं किसी से कम हूँ क्या? अरे देवरानी जेठानी के आगे कुछ बोल ही नहीं पाती। तुझ में और तेरे जेठानी के बीच में तो कितना अंतर है। वो तुझसे उम्र में भी 7 साल बड़ी है। हाँ तो क्या हुआ, मैं कौन सा उन्हें उल्टे जवाब देने वाली हूँ। मुझे भी प्यार से काम निकलवाना आता है सबसे। कोमल देख ले तू अब कैसे निपटती अपनी जेठानी से। मैं तो आज तक कुछ नहीं कर पाई। जो कोई नहीं कर पाता वो सोनाली कर लेती है। ये तो साफ साफ था कि श्वेता और सोनाली की सोच में काफी अंतर था। लेकिन क्या शादी के बाद भी दोनों की आपस में बन पाएगी, या श्वेता का प्यार सोनाली को बदल देगा? आइए देखते हैं सोनाली के ससुराल में एंट्री के बाद आखिर क्या हो रहा है। सोनाली, तुम्हें पता है ना, देर से ज्यादा इंतजार हम सब ने किया है तुम्हारा। अरे क्यों ना करे, हमारे घर की छोटी बहू जो ठहरी। मैं तो बहुत लकी हूँ जो आप सब मुझसे इतना प्यार करते हैं। कितनी प्यारी बातें करती है सोनाली। मम्मी, लगता है आप तो सोनाली पे फिदा हो गई हैं। कहीं ऐसा ना हो बड़ी भाभी को सोनाली से जलन होने लगे। अरे नहीं नहीं, मेरी दोनों बहुएं मुझे उतनी ही प्यारी है। भाभी, आपको जलन नहीं हो रही है ना कि सोनाली को सब इतना प्यार कर रहे हैं? अरे नहीं तो मुझे क्यों जलन होगी। हाँ भाभी तो बिल्कुल ऐसी नहीं है। वो तो इस घर में सबसे समझदार और प्यारी है। मुझे तो आपसे बहुत कुछ सीखना है भाभी। अरे तुम चिंता मत करो, हम दोनों बहनों की तरह ही हैं। मेरे रहते तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाय, मेरी दोनों बहुओं को किसी की नजर ना लगे। सोनाली ने ससुराल में आते ही सबका मन अपनी बातों से जीत लिया। लेकिन वो सिर्फ बातें करना जानती थी, काम के प्रति तो वो बड़ी ही कामचोर थी। आप क्या बना रही हैं भाभी? अरे कुछ नहीं, आज आरती जा रही है ना, उसके लिए सूखे मेवे की मिठाई बना रही हूँ। उसे और जमाई जी को बड़ी पसंद है। इसमें तो बड़ी मेहनत लगती होगी, है ना? हाँ तुम्हारी बात सही है, मेहनत तो लगती है, लेकिन अब ननद के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। लाइए ना, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ भाभी। अरे बस पूरी मिठाई बन तो गई है, अब ये सूखे मेवे ही डालने हैं। तो लाइए, ये मैं कर देती हूँ। आप बॉक्स ले आइए, हम उसमें डाल देते हैं। अच्छा ठीक है। सोनाली ने देखा कि रसोई की तरफ उसकी सास और ननद दोनों आ रही है, इसलिए वो मिठाई को ऐसे चलाने लगी जैसे उसी ने मिठाई बनाई हो। अरे दीदी, आप कब आई? बस अभी अभी। वाह क्या बात है, सोनाली तो आती ही काम में लगी। जीती रहे बहू, आजकल की लड़कियां तो पहले 1-2 महीना तक काम ही नहीं करती, लेकिन इसे देख लो, 2 दिन में ही काम पर लग गई है। अरे माँ जी, यही तो हमारा धर्म है। देखिए दीदी, आपको और जमाई जी को ये बहुत पसंद है ना, मैंने और भाभी ने मिलकर बनाया है। लेकिन श्वेता तो दिखाई नहीं दे रही। हाँ, वो बस बॉक्स लेने गई है, लेकिन इतनी देर लगा दी कि पूरी मिठाई बन गई, लेकिन अभी तक आई नहीं। कोई बात नहीं, मैं यहाँ थी ना रसोई में, मैंने देख ली मिठाई, अब बन गई है। हाँ, श्वेता किसी काम में लग गई होगी या फिर रोनित को देख रही होगी। कोई बात नहीं, वो करे मैं करूँ, एक ही तो है। लो जी, मैं बॉक्स लेकर आ गई। लाइए, मैं डाल देती हूँ मिठाई। भाभी, आप थक गई होंगी। मैं तो चाहती हूँ आप दोनों को किसी की नजर ना लगे, बस इसी तरह एक दूसरे की मदद करती रहे आप। अरे हम दोनों को नजर क्यों लगेगी, हम दोनों ऐसे ही प्यार से रहेंगे, तुम देखना आरती। सोनाली की मीठी बातें उसे बचाकर रखे हुई थी। श्वेता ने सोनाली की चाल पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वो उसके तवे पर
खुद की रोटियां सेक रही थी। वो तो एक अच्छी जेठानी बनने की कोशिश में ही लगी हुई थी। श्वेता, सोनाली, यहाँ आना दोनों। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ, ये देखो, मैंने कुछ साड़ियां ली थी शादी में, तो मैं सोच रही थी कि तुम दोनों को जो पसंद हो ले लो। वाह माँ जी, ये तो बहुत सुंदर साड़ियां हैं, बहुत महंगी भी लग रही है। हाँ, शादी में सोचा था अच्छी साड़ियां तुम दोनों को तोहफे में दूंगी, लेकिन फिर दे नहीं पाई। अब तुम दोनों को जो लेनी है ले लो। भाभी आप बड़ी हैं, आपको जो लेना है ले लीजिए, उसके बाद मैं लूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम छोटी हो, तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले लो, कोई बात नहीं। मैं तो पुरानी हो गई हूँ, तुम नई नई हो ना, तुम्हें जो चाहिए वो पहले ले लो। भाभी आपकी होती हुई मैं कैसे पहले ले सकती हूँ? अरे दोनों एक दूसरे को कह रही हो, कोई भी ले लो। अच्छा ठीक है, मैं ले लेती हूँ। तुम दोनों साड़ियां ले लो, मैं मौसी जी से बात करके आती हूँ। जी माँ जी। मुझे लगता है मुझ पर ये बड़ी सूट करेगी नहीं? मुझे तो लगता है आप पर ये साड़ी बड़ी प्यारी लगेगी भाभी। अरे ये बहुत भारी साड़ी है, तुम ही रख लो इसे, तुम नई दुल्हन हो ना, तुम पर अच्छी लगेगी। नहीं भाभी, मुझे भारी साड़ियां पहनना पसंद नहीं है, प्लीज आप ये रख लीजिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हें ये पिंक रंग पसंद है? तुम ये रख लो, मैं ये रख लेती हूँ। थैंक यू भाभी। ले ली दोनों ने साड़ियां? जी माँ जी, ले ली। श्वेता, तुमने ये साड़ी ली है? ये तो काफी भारी साड़ी है। हाँ, वो सोनाली ने। अरे माँ जी, श्वेता भाभी पर ये साड़ी काफी अच्छी लगेगी, उन्हें लेने दीजिए ना, मुझे ये साड़ी पसंद है। अच्छा ठीक है, जैसे तुम दोनों की मर्जी। फिर रोनित स्कूल से आ गया तो मैं उसे देखकर आती हूँ। हाँ सोनाली बहू, वो साड़ी तुम रख लेती, तुम नई बहू हो इस घर की। अब माँ जी, श्वेता भाभी ने कहा कि मुझे वो साड़ी पसंद है और वो साड़ी उन पर ज्यादा अच्छी भी लगेगी, तो मैं कुछ बोल नहीं पाई। अरे श्वेता को तो ऐसी साड़ियां पसंद भी नहीं है, फिर क्यों ली उसने ये साड़ी? शायद उन्हें वो साड़ी मुझे नहीं देनी होगी। हाँ, श्वेता ने कहा था कि वो अपनी देवरानी से नहीं जलेगी, लेकिन लगता है कि तुमसे जल रही है, तभी ये सब कर रही है। अरे नहीं माँ जी, भाभी तो बहुत अच्छी हैं, मुझे भी बहुत प्यार करती हैं, आप उन्हें गलत समझ रही हैं। क्या हो गया अगर उन्होंने साड़ी रख ली तो? तुम बहुत प्यारी हो सोनाली बहू, और बहुत समझदार भी। मैं तुम्हें एक और साड़ी लेकर दूंगी, चिंता ना करो। जी माँ जी, वैसे भी मुझे वो साड़ी पसंद नहीं थी, इसी बहाने मुझे दो साड़ी मिल जाएगी। सोनाली ने घर में सबको इसी भ्रम में रखा था कि श्वेता अपनी जेठानी होने का फायदा उठा रही है और सोनाली ही सब कुछ संभाल रही है, जबकि चल रहा था बिल्कुल उल्टा। अरे सॉरी भाभी, मुझे उठने में देरी हो गई, माँ जी और पापा जी गुस्सा हो रहे होंगे ना। अरे वो आज घर में है ही नहीं, कल ही तो उन्होंने बताया था, याद नहीं तुम्हें? अरे मुझे तो याद है, इसीलिए तो मैं देरी से उठी हूँ। आज माँ जी ने कहा था गेहूं साफ कर दें और आंगन भी, तो मैंने दोनों कर दिया और खाना भी बना दिया है, बस चावल बनाने बाकी है। सॉरी भाभी, आप मुझे उठा देती, मैं मदद करवा देती आपकी। अरे कोई बात नहीं, इसमें क्या हो गया, तुम आराम कर रही थी, कोई बात नहीं, मैंने कर दिया सब कुछ। भाभी अब जाकर आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं चावल बना देती हूँ। अरे नहीं कोई बात नहीं, माँ जी और पापा जी बस आते ही होंगे। हाँ तो ठीक है ना, मैं उन्हें बता दूंगी कि आप अभी अभी गई हैं कमरे में, जाइए, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं, अब आराम कीजिए, चलिए। ठीक है, अच्छा तुम ये चावल बना देना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। हाँ जी भाभी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। श्वेता को गए बस 10 मिनट हुए थे कि उसके सास ससुर वहां आते हैं और देखते हैं कि सिर्फ सोनाली ही घर में काम कर रही है। अरे माँ जी, पापा जी, आप आ गए मंदिर से? आइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। श्वेता अभी तक सो रही है क्या? जी बेचारी बहुत थक गई हैं तो सो गई हैं। कोई बात नहीं माँ जी, मैं देती हूँ ना पानी। माँ जी, आंगन और गेहूं दोनों साफ कर दिए हैं, खाना भी बन गया है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे तुम्हारे रहते मुझे किस बात की चिंता हो सकती है बहू, तुम भी काफी थक गई होगी बहू, जाकर आराम कर लो, जाओ। अरे नहीं, मैं पहले आपके लिए खाना लगा देती हूँ, उसके बाद ही मुझे चैन आएगा। हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें तुम्हारे जैसे बहू मिली है। लेकिन पता नहीं आजकल श्वेता को क्या हो गया है, आज से पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया। अरे कोई बात नहीं ना माँ जी, भाभी को आराम करने दीजिए, मैं हूं ना आपकी सेवा के लिए। मेरी प्यारी बहू। श्वेता के पीठ पीछे सोनाली क्या गेम खेल रही थी, श्वेता को पता नहीं था। श्वेता तो अपने काम में लगी रहती थी, ये बिना सोचे कि उसे उस बात का क्रेडिट मिल भी रहा है कि नहीं। भाभी ने अब तक चाय बना ली होगी, अब मैं जाकर माँ जी और पापा जी को चाय दे आती हूँ, एक अच्छी बहू की तरह। वाह भाई वाह, क्या जिंदगी है मेरी,
ज्यादा काम भी नहीं और तारीफ तो मेरी होती रहती है। अरे आ गई तुम सोनाली? हाँ भाभी लाइए, मैं चाय दे आती हूँ माँ जी और पापा जी को। अरे चाय तो मैंने दे दी उनको, उसके साथ मठरी भी देकर आई हूँ। क्या आज आप चाय दे आई? लेकिन क्यों, मैं दे आती ना। अब तुम 9 बजे तो नीचे आती हो, तो मैंने सोचा मैं ही दे आती हूँ। चाय वैसे भी मैं ही बनाती हूँ ना उनके लिए। वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ पूछा क्या कि मैं कहाँ हूँ? आप पूछ रहे थे रोज छोटी बहू बनाती है चाय, आज आई नहीं। मैंने कहा कि वो सिर्फ लेकर आती है, बनाती तो मैं ही हूँ, और अभी तक सोनाली आई नहीं है नीचे। अरे भाभी आप मुझे आवाज लगा देती, मैं ही देकर आती। कल से मुझसे ही कहिएगा। ठीक है बाबा, कल से तुमसे कह दूंगी। अच्छा आप आज क्या बना रही हैं? अभी तक सोचा नहीं है, सोचकर बताती हूँ। ठीक है, फिर मैं अपने लिए कॉफी बना लेती हूँ। हाँ तुम पी लो कॉफी, तब तक मैं सोचती हूँ आज खाने में क्या बनाऊं। सोनाली अपनी कॉफी लेकर बाहर आंगन में बैठ जाती है। वो कॉफी पी रही थी, इतने में वो अपनी सास को आते हुए देखती है और खड़ी होकर रसोई में सब्जी को हिलाने लगती है। अरे खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, क्या बना रही हो सोनाली? वो माँ जी आपको जो पसंद है वही सब्जी बना रही हूँ। अरे मुझे तो बहुत सी सब्जियां पसंद है, लेकिन तुम कौन सी बना रही हो? ये छोले है माँ जी। ये छोले नहीं है, मटर पनीर बना रही हूँ मैं। माँ जी इसे कुछ पता नहीं है, आज मैं मटर पनीर बना रही हूँ। ये तो अभी अभी आई है रसोई में। मटर पनीर तो उस दिन सोनाली ने भी काफी अच्छा बनाया था, मजा आ गया था खाकर। किस दिन माँ जी? जिस दिन आरती आई थी। जमाई जी तो उंगलियां चाटते रह गए थे। अरे उस दिन भी मैंने ही खाना बनाया था माँ जी। वो तो मैं बाजार किसी काम से चली गई थी, तो आपको लगा होगा सोनाली ने बनाया है। तुमने बताया नहीं था उस दिन सारा खाना मैंने बनाया था। अब हाँ वो ना मैं भूल गई थी। सोनाली तुम्हें बताना तो चाहिए था कि खाना श्वेता ने बनाया था। जमाई जी तो खामखा तुम्हारी तारीफ किए जा रहे थे। सॉरी माँ जी, आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। कोई बात नहीं माँ जी, काम ये करे या मैं, दोनों एक ही तो है। लेकिन आगे से ध्यान रखना सोनाली कि मेरा नाम जरूर लो। जी जी। सोनाली अपनी काफी जाले खेल चुकी थी, लेकिन अब श्वेता उसके जाल में फंस नहीं रही थी, क्योंकि उस दिन उसने सोनाली को अपनी सास से झूठ कहते सुन लिया था, जब उसने पूरा आंगन और गेहूं साफ किए थे और खाना भी बनाया था। अगर उस दिन मैंने सोनाली की बात सुनी नहीं होती तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि वो मेरे तवे पर खुद की रोटियां सेके जा रही है। लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा कि जिठानी कौन है। अब देखती हूँ कैसे लेती हो तुम मेरा क्रेडिट। श्वेता, सोनाली देखो जमाई जी और आरती आए हैं। जी माँ जी, बस अभी आई। अरे कितने दिनों बाद आई है घर बेटा। क्या करूँ माँ, वक्त ही नहीं मिलता। आज तो हम स्पेशल सूखी मेवे की मिठाई के लिए आए हैं मम्मी जी। अरे हाँ, क्यों नहीं जमाई जी। पिछली बार सोनाली ने इतनी अच्छी मिठाई बनाई थी, इस बार भी बना देगी। अच्छा, पिछली बार सोनाली ने मिठाई बनाई थी? हाँ भाभी, हम रसोई में गए तब ये बड़ी मेहनत के साथ मिठाई बना रही थी, है ना सोनाली? वो मैं हाँ, फिर तो आज इसे ही बनानी पड़ेगी मिठाई। क्यों सोनाली, जमाई जी कह रहे हैं तो बना दो उस दिन की तरह। अरे कहाँ से बनाऊं, मुझे तो आती नहीं बनाना। क्या हुआ, नहीं बनानी क्या? अरे इतना क्या सोच रही हो सोनाली, जाओ जाओ मिठाई बनाओ। वो माँ जी, बात ये कि उस दिन मैंने नहीं, भाभी ने बनाई थी सूखे मेवे की मिठाई। मैंने तो बस कड़छी ही चलाई थी। पर सोनाली, तुमने तो कहा था तुमने बनाई है, हमने तो खामखा तुम्हारी तारीफ कर दी। सॉरी दीदी। अरे कोई बात नहीं, सोनाली को ज्यादा कुछ आता नहीं है ना, तो इसलिए कभी कभी वो मेरा क्रेडिट ले लेती है ना सोनाली? सॉरी भाभी। यह तो गलत बात है सोनाली, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अरे अब रहने दीजिए ना माँ जी, बहन जैसी है मेरी, उसने भी मेरे तवे पर रोटियां सेक ली तो क्या हो गया। लेकिन आगे से प्लीज ध्यान रखना सोनाली कि तुम जिठानी के साथ ऐसा मत करो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि जिठानी बड़ी ही बदमाश है, हाँ? जी भाभी। बिना कुछ कहे श्वेता ने सोनाली को सबक सिखा दिया और ये बता दिया कि अच्छे इंसान की अच्छाई का उतना ही फायदा उठाना चाहिए जितना वो सहन कर सके। अगर अच्छा इंसान अच्छाई छोड़ देता है तो फिर कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लक्ष्मी, अरे भाई कहाँ हो तुम? अरे क्या हुआ जी, कहाँ जाऊंगी, यही तो थी। भगवान, आज मेरे घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा है। ऐसा लगता है घुटनों के दर्द से जान ही निकल जाएगी। मैं कहता हूँ आज मुझे अस्पताल ले चलो। ठीक कह रहे आप। मैं सोच रही हूँ बहू को बोल देती हूँ, ऋषभ ऑफिस से आ जाए तो आपको लेकर अस्पताल चला जाए। लक्ष्मी बड़ी बहू ऋचा को फोन मिलाती है। बेटा, ऋषभ ऑफिस से कितने बजे तक आएगा?
तेरे बाबूजी की ना तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल लेकर जाना है। माँ जी वो तो अपने ऑफिस की ओर से चंडीगढ़ गए हुए हैं, उन्हें आने में 3-4 दिन का टाइम लगेगा। ओह अच्छा, कोई नहीं, रहने दे, मैं देखती हूँ। ऋषभ तो यहाँ है नहीं, बहू कह रही है कि चंडीगढ़ गया हुआ है। वाह भाग्यवान वाह, एक ही घर में रहकर इतने पराये हो गए हम बेटों से कि बेटा शहर में है या नहीं हमें यह भी नहीं पता। खैर ठीक ही है, तुम्हारी बड़ी इच्छा थी ना दोनों बेटों को अलग अलग फ्लोर देने की, तो अब भुगतो। अरे मुझे क्या पता था कि आपके दोनों बेटे इतने नालायक और खुदगर्ज निकलेंगे कि फ्लोर अलग होते ही अपने घोंसले ही अलग बसा लेंगे। कुछ साल पहले। भाग्यवान देखो तो ये प्लॉट कैसा लग रहा है तुम्हें। देखो मेरे रिटायरमेंट में 7-8 साल का समय बचा है। रिटायरमेंट से पहले ही अपने लिए एक अच्छा सा मकान तैयार कर लेते हैं जहां पर हम अपने दोनों बेटों के साथ सुकून से अपनी जिंदगी बिताएंगे। क्या कहती हो? इतनी जमीन में आराम से इतना बड़ा मकान बन जाएगा कि दोनों बेटों को एक एक कमरा देने के बाद सब कुछ अच्छे से तैयार हो जाए। कैसी बात करते हैं जी, कौन से जमाने में जी रहे हैं आप? इतनी बड़ी जमीन खरीदने की जरूरत क्या है? मैं तो कहती हूँ जमीन थोड़ी कम भी हो तो चलेगा, लेकिन उस पर 3 मंजिल होनी बहुत जरूरी है। 1 मंजिल पर हम दोनों रहेंगे और एक मंजिल दोनों बेटों को दे देंगे। उनके पास भी अपना अपना फ्लोर होगा तो अपनी इच्छा से अपना घर सजाएंगे। क्या कहते हैं? तो तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि शादी करते ही दोनों बेटों को अलग अलग गृहस्थी बसाने का गुरु ज्ञान दोगी तुम? अरे नहीं जी, आप तो बहुत ही पिछड़ी सोच वाले हैं। अलग अलग फ्लोर पर रहने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि बेटे हमसे अलग हो गए। और वैसे भी जब तक बच्चे मन से माँ बाप से जुड़े हैं ना, तब तक इस बात से कोई फर्क पड़ता ही नहीं कि वो एक घर में हमारे साथ रहे या अलग अलग फ्लोर पर। और हम आज के जमाने के मॉडर्न माँ बाप हैं। इस तरह से बेटे बहू पर 24 घंटे निगरानी रखना भी तो ठीक नहीं है ना। उन्हें थोड़ी प्राइवेसी देनी चाहिए। इसलिए मेरी सलाह तो यही है कि आप 3 मंजिला मकान बनाकर तैयार करवाइए और दोनों बेटों के लिए अलग अलग फ्लोर बनवा दीजिए। पत्नी के कहने पर नारायण 3 मंजिला मकान बनवा देता है और कुछ ही समय में शादी होकर बड़ी बहू नारायण और लक्ष्मी के घर आ जाती है। बहू, तुम्हारे घर से जो भी सामान आया है ना, आराम से ऊपर वाले फ्लोर पर सेट करवा लो। अपने फ्लोर को तुम अपनी मर्जी से सजाओ, जो मन करे वो खरीदो, जहां मन करे वहां से जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखो बेटा, हम समझते हैं कि नई नई शादी में हर दुल्हन की इच्छा होती है कि वो अपने घर परिवार को अपने अनुसार सजाए। यदि तुम्हें रहने के लिए अलग से फ्लोर नहीं देंगे तो तुम अपने मन का कुछ कर भी नहीं पाओगी। और वैसे भी सास ससुर का लिहाज भी तो होता ही है। तुम ऐसा करो, ऊपर की मंजिल पूरी तरह से तुम्हारी है। अपनी पसंद के पर्दे लाओ, दीवारों को भी जैसा मन करे वैसे रंग से रंगवाओ। ये मत समझना कि मुझे या तुम्हारे ससुर जी को इस बात से कोई भी आपत्ति होगी। लक्ष्मी की बात सुनकर बहू रीचा बहुत खुश हो जाती है। अरे लगता है सासू माँ और ससुर जी ऐसा चाहते ही नहीं कि मैं उनके साथ नीचे वाले फ्लोर पर रहकर उन्हें डिस्टर्ब करूं। इसीलिए शादी के बाद उन्होंने मुझे और ऋषभ को ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट करवा दिया है। वरना इतना बड़ा घर है, वो चाहती तो हमें भी नीचे किसी कमरे में रहने के लिए बोल सकती थी। ठीक है, जैसी उनकी इच्छा। और वैसे भी मेरे लिए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि मुझे सास ससुर की किचकिच से दूर सुकून से अपने फ्लोर पर रहने का मौका मिल रहा है। रीचा और ऋषभ अब अधिकतर समय अपने ही फ्लोर पर बिताते थे। सिर्फ खाना बनाने के समय रीचा नीचे आती। बेटा रीचा, ऐसा करो, 8 बज रहे हैं, सबका खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दो। तुम्हारे ससुर जी को 8 बजे तक खाना खाने की आदत है ना। मम्मी जी, आपका और पापा जी का खाना मैंने डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है और राहुल भैया का खाना रसोई में ही ढक कर रखा है। वो ऑफिस से आएंगे तो आप उनको सर्व कर दीजिएगा। क्यों बेटा, ऋषभ को भूख नहीं है क्या? तुम लोग खाना नहीं खाओगे? नहीं बाबूजी, अपना खाना तो मैं पहले ही ऊपर पहुंचा चुकी हूँ। हम लोग ऊपर ही खाना खा लेंगे। और वैसे भी ना हमें थोड़ा लेट खाना खाने की इच्छा होती है। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। क्या हुआ भाग्यवान, मुंह लटका कर क्यों खड़ी हो? चलो, भूख लगी थी ना तुम्हें, टेबल पर बैठो और खाना खाओ। नहीं जी, मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। अब यह सब कहने का कोई मतलब नहीं है। चुपचाप बैठकर खाना खाओ। तुम ही तो चाहती थी ना बेटे बहू को प्राइवेसी मिले। अब जब वो तुम्हारी दी हुई छूट का फायदा उठा रहे हैं तो तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? इन सब बातों के लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना चाहिए था। चलो, अब बिना बात अपना मन खराब मत करो और आराम से खाना खाओ। नारायण ने कह तो दिया था कि वो अपना मन खराब ना करे, लेकिन सच बात तो ये थी कि बेटे बहू का इस तरह अचानक अपना खाना अलग ले जाने की बात सुनकर नारायण को बड़ा धक्का सा लगा था।
उनके परिवार का एक ही नियम था, बच्चे छोटे थे तब से, जब तक परिवार के सारे लोग आकर डाइनिंग टेबल पर एक साथ ना बैठ जाए तब तक खाना शुरू नहीं करते थे। सालों की बनी हुई इस परंपरा को यूं एक झटके में बिखरता देखना लक्ष्मी और नारायण दोनों के लिए कम तकलीफदेह नहीं था। कुछ दिन बाद, माँ क्या बात है, आजकल भैया नजर नहीं आते, ज्यादा बिजी रहने लगे हैं क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने 10 दिनों से शक्ल भी नहीं देखी उनकी। बेटा मुझे क्या पूछ रहा है, अपने भाई से ही पूछ ले। मैंने कौन सा 10 दिन से उसकी शक्ल देखी है। आजकल वो ऑफिस से आता है और सीधा अपने फ्लोर पर ही चला जाता है। बहू भी चाय कॉफी बनाकर सीधा उसके कमरे में ही ले जाती है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ माँ, हमारे घर का तो नियम था ना, हम सब लोग डाइनिंग टेबल पर एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे। फिर अब भाभी के आते ही ये नियम बदल कैसे गया? ठीक है, पूरा दिन वो अपने कमरे में रहते हैं, शौक से रहे, लेकिन एक साथ बैठकर खाना तो खा ही सकते हैं ना। बेटा छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाने से परिवार में फूट पड़ जाया करती है। जितना बातों को इग्नोर करो रिश्ते उतने ही लंबे चलते हैं। छोड़, तू खाना खा और आराम कर ले, ऑफिस से थक हार कर आया है। ये छोटी छोटी बातें तो परिवार में चलती रहती, तो बातों को मन से मत लगा बेटा। पिताजी के कहने पर राहुल चुप तो हो गया था, लेकिन भाई और भाभी का ये व्यवहार उसकी आंखों में खटक गया था। भाई भाभी तो जो कर रहे थे वो गलत था ही, लेकिन उसे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि माँ बाबूजी भी उनकी गलत बात का विरोध नहीं कर रहे थे। कुछ दिनों तक राहुल भाई भाभी का ये व्यवहार देखता रहता है और फिर एक दिन रसोई में खाना बना रही अपनी भाभी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। क्या बात है भाभी, आजकल भैया नजर नहीं आते? हम लोगों के साथ उनका कोई रिश्ता है, भूल गए क्या इस बात को? राहुल तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? शादी के बाद वो बदल गए, यानी कि मैंने उन्हें बदल दिया? भैया का नाम लेकर आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो ना? तो ठीक ही तो कह रहा हूँ, भैया तो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग, नीचे का तो रास्ता ही भूल गए जैसे। बहुत अच्छा माँ जी, आपको जो कहना था ना सामने से आकर कहना चाहिए था। इस तरह से देवर जी की जुबान में जो आपने अपने मन की बात कहलाई है ना, उससे सुनकर मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। और आप ही तो चाहती थी ना मैं अलग फ्लोर पर रहूं, हम दोनों प्राइवेसी में थोड़ा समय बिताए। तो अब जब हम अपने फ्लोर पर शांति से रह रहे हैं तो इस पे आपको क्या समस्या है? देखो बहू, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। गलत फहमी हो या जो कुछ भी हो, लेकिन अब मैं एक छत के नीचे आप लोगों के साथ सांझे चूल्हे में नहीं रह सकती। ठीक है, आपने मुझे यही कहकर बदनाम किया है ना कि मैंने आपसे आपका बेटा अलग कर दिया है, तो ठीक है, अब मैं बताती हूँ अलग होना किसे कहते हैं। आज से मैं अपनी रसोई अलग कर रही हूँ। पका पकाया खाने को मिल रहा है, उसके बाद भी मुझे बातें सुना रहे थे ना तुम। ठीक है, आज के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। इतना कहकर वो पैर पटकते अपने फ्लोर पर चली जाती है। अरे तो मैं कौन सा इनसे बातें करे बिना आधा हुआ जा रहा हूँ। ठीक है माँ, मैं भी आज से अपने आप से ही मतलब रखूंगा। अलग फ्लोर सिर्फ उनके पास ही नहीं है, मेरे पास भी है। लक्ष्मी समझ ही नहीं पा रही थी कि इस समय बहू को समझाए या बेटे को, इसलिए वो चुप रहने को ही सही समझती है और चुपचाप अपने कमरे में लौट जाती है। राहुल और ऋषभ दोनों ही अब सुबह ऑफिस के लिए निकलते और ऑफिस से लौटकर भी सीधा अपने फ्लोर पर ही चले जाते। ऋषभ तो शादीशुदा था। बहू ऋचा सुबह उठकर उसका नाश्ता बनाती और ऑफिस के लिए टिफिन पैक करके देती, लेकिन राहुल वो तो ऐसा खफा हुआ कि भाभी के हाथ का खाना न खाने की कसम खाकर उसने माँ के पास आकर बैठना और उसके हाथ का खाना खाना भी छोड़ दिया था। अरे भाग्यवान, ये राहुल आजकल सीधा ऊपर से ही ऑफिस के लिए निकल जाता है, चाय नाश्ता भी नहीं कर रहा है क्या? अगर यहाँ खाना नहीं खा रहा तो क्या पूरा पूरा दिन भूखा रहता है? क्या बताऊं, मेरा मन तो खुद यही सोच सोच कर दुखी रहता है कि पता नहीं किसकी काली नजर लगी मेरे हंसते खेलते परिवार को। यही दोनों भाई थे जो एक दूसरे के बिना निवाला तक मुंह में नहीं डालते थे, और आज वही दोनों भाई एक दूसरे का चेहरा ना देखना पड़े, इसके लिए माँ बाप से भी मुंह मोड़ लिया है। मेरे तो घुटनों में दर्द है, मैं तो सीढ़ियां चढ़ नहीं सकता। तुम ही जाकर राहुल से पूछ कर आओ कि आखिर माता पिता से ऐसी कौन सी नाराजगी है कि वो चाय नाश्ता, यहाँ तक कि रात का खाना खाना भी जरूरी नहीं समझ रहा। कहाँ खाता है, क्या करता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पति की बात सुनकर लक्ष्मी किसी तरह अपने घुटनों को सहलाते हुए सेकंड फ्लोर पर पहुंचती है और राहुल का दरवाजा खटखटाती है। क्या बात है बेटा, तू ऊपर से ही सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है आजकल, चाय नाश्ते के लिए भी नीचे नहीं आता। मैं रोज तेरा टिफिन बना कर रखती हूँ। क्या हुआ, कोई नाराजगी है क्या मुझसे बेटा? कोई नाराजगी नहीं है मम, बस जरूरत नहीं पड़ रही। ऑफिस में कैंटीन है, चाय नाश्ता खाना सब मिल जाता है। रात में भी मैं ज्यादातर बाहर ही खाकर आ जाता हूँ, इसलिए आपको तकलीफ नहीं देता। और वैसे भी अब इस उम्र में इतना काम कहाँ हो पाता है आपसे।
मेरी चिंता छोड़ दीजिए, मैं ठीक हूँ। अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर राहुल अपना बैग लेकर ऑफिस की तरफ निकल जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और घर में आई हुई ये दरार एक खाई का रूप ले लेती है। स्थिति अब ऐसी हो गई थी कि लक्ष्मी और नारायण को पता भी नहीं होता था कि बेटे कब घर से निकले और कब घर में लौटे। सीढ़ियों से चढ़कर कब वो अपने अपने फ्लोर पर जाकर सो जाते हैं, उन दोनों को पता भी नहीं लगता। वे सभी एक अजनबी का जीवन जी रहे थे मानो। राहुल के लिए मेरे मित्र श्याम ने अपनी बेटी का रिश्ता भेजा है। ऐसा करते हैं, इसकी शादी कर देते हैं। कम से कम कोई तो होगा जिसके साथ ये अपना सुख दुख बांटेगा। लक्ष्मी को नारायण की बात सही लगती है और इस तरह छोटी बहू मालती भी शादी करके परिवार में शामिल हो जाती है। माँ जी, खाने में क्या बनाना है? बेटा तो राहुल से ही पूछ ले, जो उसे पसंद हो वही बना लेना, हमसे पूछकर कोई फायदा नहीं। माँ जी, ये दो दो जगह किचन क्यों है? मैंने देखा कि हमारे फ्लोर पर भी किचन बना हुआ है। बेटा वो तुम्हारा किचन है, तुम्हें वहीं खाना बनाना है। बड़ी बहू अपने फ्लोर पर अलग बनाती है। और माँ जी आप लोग? हम अपना देख लेंगे बेटा, तुम परेशान ना हो। हमने तो अब उम्मीद ही छोड़ दी है कि कभी ये घर एक होगा, सब मिलकर हंसते मुस्कुराते साथ बैठकर खाना खाते। पर अब हमने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया है। तुम भी खुशी खुशी अपनी पहली रसोई की रस्म करो और अपने नए जीवन की शुरुआत करो। माँ जी, घर में लोग ही कितने हैं जो 3 जगह चूल्हे जलाने की जरूरत पड़े। आज से हम अपना खाना नीचे ही बनाएंगे और यहीं आपके साथ बैठकर खाएंगे। ये कैसा परिवार हुआ कि सब अलग अलग खाओ, अलग अलग पकाओ। आप चिंता मत करो माँ जी, मैं सब ठीक कर दूंगी। दोपहर के समय, भाभी आज मैंने मटर पनीर बनाया था। माँ जी ने बताया आपको मटर पनीर बहुत पसंद है, तो मैं आपके लिए ले आई। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा उपवास है आज। लो तो क्या हुआ, आपने फ्रिज में रखकर कल खा लेना आप। अच्छा चलती हूँ मैं। इतने सालों में पहली बार अपनापन जताकर किसी ने रीचा से बात की थी, जो रीचा को बड़ा अटपटा सा लग रहा था। शाम के समय फिर से रीचा के दरवाजे की घंटी बजती है। भाभी थोड़ी शक्कर होगी क्या? वो माँ जी बाबूजी शक्कर खाते नहीं, इसलिए नीचे तो पूरा शक्कर का डब्बा ही खाली पड़ा हुआ है। हाँ तो बोल ना अपने पति को लेता है, यहाँ क्या पूछ रही हो? भाभी इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं आपका फेवरेट मूंग का हलवा बना रही हूँ और आपको भी खाने के लिए मिलने वाला है। मूंग की दाल के हलवे के नाम पर तो आप शक्कर दे ही सकते हैं, क्यों? बड़ी ढीढ़ है ये, कोई असर ही नहीं होता इसके ऊपर। अच्छा ठीक है, लाती हूँ मैं, लो और जान छोड़ो मेरी। मालती लगभग हर रोज किसी न किसी बहाने से जिठानी के दरवाजे पर दस्तक देती और फिर दोनों की बातें शुरू हो जाती। भाभी, अरे बाबा अब क्या चाहिए तुम्हें? हर रोज मांगने के लिए चली आती हो, पहले ही मेरा मूड खराब है। अरे नहीं, मैं तो बस आपके लिए ये नाश्ता लेकर आई थी। सोचा था दोनों साथ बैठकर खाएंगे, लेकिन आप थोड़ा नाराज लग रही हैं। कोई नहीं, मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, आओ बैठो, अब ले आई हो तो खा लेते हैं साथ में। मालती के अच्छे व्यवहार के कारण धीरे धीरे रीचा के मन में बरसों से पड़ी हुई गांठें भी खुलने लगती हैं। रीचा की 4थी सालगिरह थी और वो उदास मन से अपने फ्लोर पर बैठी पति के लौटने का इंतजार कर रही थी। कब लौटेंगे आप? आज के दिन भी मैं बस आपका इंतजार कर रही हूँ। पूरा जीवन लगता है ऐसे ही आपके इंतजार में ही बीत जाएगा। कितना सूना हो गया है हमारा घर, न कोई बात करने को है, न ही खास दिन मनाने को। भाभी आइए ना नीचे जरा, एक चीज दिखानी है आपको। मालती की बात सुनकर रीचा नीचे आती है तो नीचे का हुलिया देखकर हैरान रह जाती है। ये सब तुमने किया मालती? नहीं भाभी, ये सब तो मम्मी जी और पापा जी ने किया है। आप नीचे नहीं आती, लेकिन वो आज भी आपके लिए यहाँ पर आपकी एनिवर्सरी को मना रहे हैं। क्या? माँ जी मुझसे गलती हो गई, जो मैं आप दोनों का प्यार और आशीर्वाद छोड़कर ऊपर रहने चली गई। अलग रहकर मैंने जाना कि असली मजा तो सबके साथ आता है। मैं तो अपनी गलती समझ गई, लेकिन ऋषभ, उन्हें कौन समझाएगा? अगर आप कोशिश करेंगी तो भैया भी इनकार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज शाम को हम लोग अपनी एनिवर्सरी साथ में मनाएं। शाम के समय। क्या बात है, तुमने खाना नहीं बनाया क्या? हाँ, नहीं बनाया मैंने खाना, और आज के बाद मैं बनाऊंगी भी नहीं। दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो? आज अपनी एनिवर्सरी के दिन तुमसे एक तोहफा चाहती हूँ, दोगे? बोलो क्या चाहिए तुम्हें? आज से हम लोग तीनों वक्त का खाना नीचे सबके साथ खाएंगे। मालती के इस घर में आने के बाद मुझे समझ में आया कि अलग अलग फ्लोर पर रहने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी दुनिया ही अलग बसा ले।
माँ बाबूजी को भी हमारी जरूरत है। ज्यादा नहीं तो कम से कम खाना खाने के समय तो हम उनके साथ कुछ देर के लिए बैठ ही सकते हैं। मैं मानती हूँ अपना खाना ऊपर लाकर शुरुआत मैंने ही की थी, लेकिन अब इस खींचतान का अंत भी मैं ही करूंगी। पत्नियों के समझाने पर दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वादा करते हैं कि आज के बाद घर में एक ही जगह खाना बनेगा और सभी लोग मिलजुल कर प्यार से एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाएंगे।